एक साथ कई जो मेल आते हैं क्राइम तक की और कहानी की फरमाइश को लेकर, तो आजकल एक नया देखता हूँ कि हमारे स्टेट की कहानी, हमारे स्टेट की कहानी। कई बार ये मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि मैं जब हम चूँकि सारे हिंदुस्तानी हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट की कहानी और बात हिंदुस्तान की ही होती है, तो बारी बारी से सुनाता रहता हूँ। लेकिन ये लाइन आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज इत्तेफाक से इस कहानी से एक साथ 6 या 7 स्टेट जुड़े हुए हैं, मतलब 6 से 7 राज्यों तक ये कहानी फैली हुई थी। तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। उसमें कौन कौन से राज्य हैं, जैसे गुजरात, इसके अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, देन राजस्थान, इसके अलावा उड़ीसा। तो इन सारे राज्यों में ये कहानी फैली हुई थी। कहानी एक किडनैपिंग की है, और ऐसी किडनैपिंग की दूसरी कहानी की कोई मिसाल मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर किडनैपिंग के केस में फिरौती या रैंसम के बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है, या फिर पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, पुलिस पकड़ लेती है। इस कहानी में थोड़ी सी अजीब चीज़ है। इस कहानी में ये होता है कि एक शख्स को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसको रखा जाता है 1 महीने तक। पुलिस पूरी कोशिश करती है, वो मिलता नहीं है, और फिर 1 महीने के बाद जब वो अपने घर लौटता है, तब असली कहानी शुरू होती है, और तब वो सारी राज, सारी बातें खुलती हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब कहानी है, इसलिए मैं क्लाइमैक्स अभी आपको बताऊंगा नहीं। बात 2013 की है। 29 अक्टूबर 2013 एक गुजरात के सूरत शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, अरबपति, जिनका नाम था हनीफ हिंगोरा, वो रहते थे, और उनके अलग अलग बहुत सारे धंधे थे, बिजनेस था। बहुत ही रईस अमीर आदमी, और उनकी अपनी पूरी फैमिली थी जो सूरत में रहती थी। दमन में भी उनका काफ़ी कारोबार था, और दमन में उनकी एक फैक्ट्री थी। तो उनका एक बेटा था जो करीब 38-40 साल, जो अपने बाप का कारोबार भी देखता था। नाम था सुहेल हिंगोरा। 29 अक्टूबर 2013 को सुहेल हिंगोरा अपने दमन की फैक्ट्री में जाता है। सुहेल हिंगोरा एक ब्लैक बेल्ट, और काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर इंसान, 2-4 से अकेले निपट ले। तो फैक्ट्री में जाता है 29 अक्टूबर 2013 को। फैक्ट्री से जब वो निकल रहा होता है, तो कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, और वो 4-5 गाड़ियों में थे। उसके बाद जैसे ही सुहेल हिंगोरा बाहर आता है, ये लोग उस पर काबू करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने शिकंजे में लेने की, लेकिन वो भी ब्लैक बेल्ट था, उनसे उलझ जाता है। तो ऐसा लगता है कि सामने वाले नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर वो ज़्यादा लोग थे, किसी तरीके से फिर अपनी गाड़ी में सुहेल हिंगोरा को वो लोग डाल लेते हैं, और गाड़ी में डालने के बाद उस पर काबू पाने के लिए उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो ज़्यादा फिर विरोध कर ही नहीं पाता, और फिर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। इस दौरान में फैक्ट्री में जो कुछ चश्मदीदों ने देखा इन सब सारी चीज़ों को, उन्होंने फ़ौरन सूरत फ़ोन किया हनीफ हिंगोरा को। हनीफ हिंगोरा परेशान होते हैं। उसके बाद इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाया जाता है। पुलिस अब सूरत से पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 3 दिन के बाद अचानक हनीफ हिंगोरा के पास एक फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला कहता है कि आपका बेटा सुहेल हिंगोरा हमारे कब्ज़े में है, और जाहिर सी बात है हमने उसका किडनैप किया है। तो अक्लमंदी इसी में है कि ये बात हमारी और आपकी होती रहे, और जो हमारी डिमांड है आप उसको पूरी करें, तो उसको हम हिफाजत से आप तक लौटा देंगे, और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर अंजाम आप जानते हैं। जाहिर सी बात है मामला अब यहाँ पे क्लियर हुआ कि सुहेल को किडनैप किया गया है, और फिरौती के लिए फ़ोन आया। लेकिन जो फ़ोन पे फिरौती की रकम मांगी गई, वो हनीफ हिंगोरा को वो हिला गई, इसलिए कि हनीफ हिंगोरा बेशक बड़े रईस कारोबारी थे, लेकिन सीधे सीधी 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, 100 करोड़। अब 100 करोड़ का अचानक इस तरह से इंतज़ाम करना और देना, ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। तो खैर उस वक्त जो भी बातचीत, क्योंकि बेटे की जान पहले ज़्यादा ज़रूरी थी, फ़ोन करने वाले ने फ़ोन काट दिया, रख दिया। इसके बाद चूँकि अब पुलिस को मालूम थी ये बात, तो पुलिस को बताते हैं कि ऐसी सी जानकारी, ऐसी फ़ोन आया था। पुलिस ने जो है सारे जो नंबर थे वो सर्विलांस पे लगा रखे थे इनके घर वालों के, सुहेल के। इसके बाद अगले दिन दूसरा फ़ोन आता है, फिर बातचीत होती है, फिर तीसरा फ़ोन आता है। फ़ोन का सिलसिला चलता है, लेकिन कोई बातचीत बनती नहीं है, क्योंकि डिमांड 100 करोड़ की थी। और हर बार फ़ोन जो है वो नए नंबर से फ़ोन आता था, और नए लोकेशन से। पुलिस जब तक उस नंबर या उसके बारे में जब वो सारी चीज़ें आ जाती, रिकॉर्ड कर लेती, तो उसके बाद फ़ौरन वो फ़ोन बंद आता, स्विच ऑफ। इस वजह से उसका लोकेशन पता करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीब ऐसे 10 से 15 कॉल आए, और 10 से 15 कॉल, हर कॉल एक नए नंबर से।
तो इसका मतलब ये था कि सामने वाले जिसने किडनैप किया उसने पूरी तैयारी की थी, उसे एक एक चीज़ पता थी। तो पुलिस परेशान रही, हर नंबर को ढूंढती रही, लेकिन नंबर बंद आता तो पुलिस उसके लोकेशन तक भी नहीं पहुंच पाती। और जब तक वो उस नंबर पे काम कर रही होती, अगले दिन दूसरे नंबर पे आ जाता। दिन बीतता रहा। किडनैप करने के बाद किसी को रखना ज़्यादा दिन तक सबसे ज़्यादा रिस्की होता है और ख़तरा भी बढ़ता जाता है। जो रिस्क फैक्टर है कि कहीं वो सामने वाला उसको मार ना दे, क्योंकि ज़िंदा इंसान को अपने कब्ज़े में रखना पकड़े जाने का ज़्यादा खतरा होता है। और ख़ास तौर पर अगर कोई बड़ा आदमी हो, जो मतलब बच्चा ना हो, जिसको समझ ना हो। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा था, हिंगोरा फैमिली की जो धड़कनें थी वो भी तेज़ हो रही थी। पुलिस को भी डर लग रहा था कि कहीं सुहेल हिंगोरा के साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। पुलिस को कोई सुराग मिल नहीं रहा था। इस बीच में इधर फिरौती के लिए मोलतोल भी जारी था। आखिर में फिर हनीफ हिंगोरा ने समझाया कि देखो, मेरे लिए 100 करोड़ रुपए जमा करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो वो बात करें जो मैं दे सकता हूँ। तो आखिर में कहते हैं कि 9 से 25 करोड़ रुपए के बीच में डील हुई। दो, यहाँ पे मैंने 9 से 25 इसलिए कहा कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पुख्ता क्या है ये आज तक पता नहीं, लेकिन 9 से 25 करोड़ के बीच में डील हुई। उधर किडनैपर को भी लगा कि वाकई 100 करोड़ उन्होंने ज़्यादा मांग लिया और शायद जो उनकी जानकारी थी हनीफ हिंगोरा के बारे में, उतने पैसे वो 100 करोड़ रुपये वैसे तो दे नहीं पाएगा। तो इसलिए अब थोड़ा से नीचे आओ, मोल तोल करो। तो बात 9 से 25 करोड़ रुपए के बीच में बनी। इसके बाद अब तक जो पुलिस है, वो जो नंबर आ रहे थे, जो कॉल आ रहे थे, उस पुलिस जब उस नंबरों को जब पुलिस ने टटोला कहाँ कहाँ से, सिम किस स्टेट का है, तो एक कॉल गुजरात से था, एक कॉल यूपी से, उड़ीसा से, बिहार से, इसके अलावा एक दो जगह और से। तो ऐसे कम से कम 6 से 7 स्टेट से अलग अलग फ़ोन किया जा रहा था। तो इसका मतलब एक तो ये था कि इनका जो गैंग है वो भी बड़ा है, फ़ोन करने के लिए हर स्टेट में अलग लोग हैं। तो इसीलिए फिर बाद में जब ये मोलतोल में 100 करोड़ के बाद बात आई 9 से 25 करोड़ के बीच में, तब किडनैपर ने कहा कि मैं जगह बताऊंगा और आप वहाँ पहुँचेंगे। और आखिरकार 25 नवंबर 2013, 29 अक्टूबर को सुहेल को किडनैप किया गया था और उसके लगभग 27 या 26 दिन के बाद 25 नवंबर को हनीफ हिंगोरा के पास फ़ोन आता है कि आप पैसे लेकर बिहार पहुँचे। लोकेशन तब तक उनको नहीं बताया गया था, उनको कहा गया कि आप पटना पहुँचे। और फिर पटना पहुँचने के बाद उनको छपरा बुलाया गया, एक जगह है वहाँ पे, और उनसे ये कहा गया कि जब आप पैसे दे देंगे और हमें यकीन हो जाएगा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस की मदद नहीं ली है, तो आपका बेटा पटना में एक तय जगह पे मिलेगा, हिफाजत से मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा, जिंदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने धोखा दिया तो ठीक इसका उल्टा होगा और आप अपने बेटे से अपना हाथ धो बैठेंगे। चूँकि बेटे की जान की बात थी, पुलिस लगभग 26 दिन हो गए कुछ कर नहीं पाई, और ये रिस्क था कि अगर वहाँ पे उनको पता चल गया और जैसे जैसे वक्त बीत रहा वो मार सकते हैं उसको, तो पुलिस भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी किसी वजह से सुहेल की जान चली जाए और फिर उंगलियां उसके ऊपर उठे। तो पहला ये था किसी तरह सुहेल को हिफाजत से बाहर निकाला जाए, वो बाहिफाजत घर अपने लौट आए। तो इसलिए जो जो वो कहते गए वो करते गए किडनैपर। पैसे लेकर ये पटना पहुंचते हैं। पटना के बाद इन्हें छपरा बुलाया जाता है। छपरा में एक जगह पर इनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर इन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा पटना में गंगा सेतु है, गंगा पुल है, बहुत मशहूर है, वहाँ पे वो आपको मिलेगा। टाइम बताया और जगह बताई, पैसा देके वो वापस पटना लौटते हैं। टाइम उसी हिसाब से था कि ये पटना उस वक्त तक लौट जाए। जब ये पटना में उस बताए हुए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उसी पुल के नीचे ठीक तय जगह पर सुहेल हिंगोरा मौजूद था। किडनैपर उसको वहाँ छोड़कर निकल चुके थे। उन्होंने ऐसा खेल खेला था कि फादर इधर छपरा में थे, पुलिस को भी ये लगा कि सुहेल वहाँ होगा, लेकिन जैसे ही पैसा मिला तब उन्होंने लोकेशन बताया कि वो छपरा में नहीं बल्कि पटना में है। तब उसमें ये था कि पुलिस के लिए भी करने को कुछ नहीं था, ये भी था कि कुछ सादी वर्दी में दूर से नज़र रख रहे थे पुलिस की टीम भी, लेकिन इस ख्याल को रखते हुए कि इससे सुहेल की जान को कोई ख़तरा ना हो। तो खैर फिरौती की रकम छपरा में दी गई, सुहेल पटना में मिला। फ़ौरन उसको लेकर वहाँ से सारी टीम अपनी हिफाजत में फिर वापस सूरत आती है। सूरत आने के बाद जाहिर सी बात है करीब 27 दिन तक किडनैपर्स के कब्ज़े में रहने के बाद सुहेल की हालत, जो जहनी हालत थी, वो दूसरी होगी। हर पल वो मौत के साए में था। तो पहले तो उसका सारा वो डॉक्टर वॉक्टर देखते हैं, फिर उसको थोड़ा नॉर्मल किया जाता है। 1-2 दिन के बाद जब वो नॉर्मल होता है तब गुजरात पुलिस पहली बार सुहेल से पूछताछ करती है, पूरी किडनैपिंग की कहानी जानना चाहती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ कि किडनैप हुआ, किडनैपर ने पैसे ले लिए, लड़का सही सलामत लौट आया, लेकिन जो लोग
इस क्राइम के पीछे थे, जो क्रिमिनल थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं कि वो कौन लोग थे। एक भी किडनैपर पकड़ में नहीं आया था। इसके बाद सुहेल से जब पूछताछ होती है तो सुहेल अपनी कहानी सुनाता है कि उस दमन से उसको गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते उसे नहीं मालूम, क्योंकि उसे जब जब ज़रा सा भी होश आता है वो कोई इंजेक्शन दे देते थे, फिर वो बेहोश हो जाता था। आंखों पे उसकी पट्टी थी। कई बार जब वो होश में आता था तो फिर उसने थोड़ा ये भी किया कि वो जाहिर नहीं करता था कि मैं होश में हूँ, आंखें बंद रखता था लेकिन सुनता रहता था, लेकिन उससे कोई आइडिया नहीं मिला। बट वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और लगातार सड़क पे था। फिर उसको एक जगह पे एक घर में ले जाया गया, 2-3 जगह अलग अलग घर में रोका गया। फिर एक जगह लास्ट घर में ले जाया गया जहाँ वो लगभग 20-22-25 दिन से था, और उस घर में ले जाने तक भी उसके आँख पे पट्टी थी, और घर के अंदर ही उसको रखा जाता था। बाहर में क्या था, कौन सी चीज़ कैसी थी, दूसरे मकान कैसे थे, आसपास के लोग कैसे थे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी निशानी उसको याद नहीं, क्योंकि उसको कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया गया। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें कोई बता ही नहीं सकता था कि एक्चुअली वो 20 दिन तक या 22 दिन तक कहाँ था, किस इलाके में था, किस शहर में था, किस मोहल्ले में था, किसके घर में था, किनका नाम था, उसे कुछ मालूम नहीं। क्योंकि जो किडनैपर थे वो भी उसके सामने नाम लेकर बात नहीं करते थे। तो ये बड़ी अजीब चीज़ थी। फिर उसने पूरी कहानी बताई एक और, उसमें जो पूरी उसने कहा कि जिस घर में उसको रखा गया था उस घर में एक शादी थी, और उस शादी के लिए उस जिस कमरे में था उससे कमरे में निकाल कर उसको दूसरे कमरे में भी ले जाया जाता था। और जिस लड़के की शादी थी वो दूल्हा खुद उसके पास आता था, और ये भी उसने उसकी दुल्हन के कमरे का पेंट भी करवाया सुहेल हिंगोरा से। दिन भर वहीं रहता था। उसने कहा चलो तुम काम भी करो, तो उसने घर के शादी के पेंट कराए, साफ़ सफाई कराई, सामान रखवाने में मदद की। तो ये सारा काम एक अरबपति से वो करवा रहा है। और इसकी किडनैपिंग होते हुए जिस घर में इसको रखा था उसी घर से एक बारात गई। उस घर में शादी थी, और बाकायदा जब बारात गई तो उस घर में कुछ लोग सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए छोड़ के गए थे। तो जिस घर में शादी थी उसी घर में एक दमन से उठाया गया अरबपति का बेटा वहाँ पे बंधक बना हुआ था, वो किडनैप करके रखा गया था, और किसी को दुनिया को मालूम नहीं थी। बाकायदा बारात करके वो अपनी बीवी को लेकर आता है, फिर उस कमरे में रहता है जिस कमरे को इसने पेंट किया था। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है, लेकिन इससे पुलिस को उस लोकेशन का, उस इलाके का, उस शहर का कोई इल्म नहीं होता, कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसी कोई बात वो नहीं बताता जिससे ये पता चले कि वो इलाका कौन सा है, वो घर कौन सा है। क्योंकि उसकी भी मजबूरी ये थी कि उसे बाहर निकलने दिया नहीं गया, घर के बाहर का कोई उसने मंजर सीन देखा नहीं, तो क्या करे। पुलिस किस्तों में उससे पूछताछ करती रही और कोशिश करती रही कि तुम कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे हमको क्लू मिले कुछ। वो जितनी चीज़ें याद आता गया बताता गया। फिर उससे ये सब भी पूछा गया कि तुम रूटीन में क्या करते थे। तो उसने कहा कि मैं कई दिन रहा, उन्होंने हालांकि मारा पीटा नहीं, घर का काम वाम भी कर लेता था, तो कमरे के ही अंदर। लेकिन तो उन्होंने मेरे लिए कमरे में एक टीवी भी लगा दिया था, तो मैं कई बार टीवी पे फिल्में या कुछ ऐसी चीज़ें देखता रहता था। तो ये बात उसने पुलिस को कई बार बताई। पुलिस लगातार फिर भी कह रही थी कि दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ऐसी चीज़ जो तुमको याद आए जिससे हम उस लोकेशन का पता कर सके। ये हर एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन अचानक इसने पुलिस को एक चीज़ बताई, और वहीं से सारी कहानी पलट गई। इसने जब फिर आया कि तुम्हारा रूटीन, कुछ लोग क्या बातें करते थे घर में ये, तो उसने बोला कि वो दरवाज़ा बंद होता था, कुछ लोग सिर्फ बाहर निगरानी करते थे, पर वो निगरानी भी ऐसे होती थी कि पता नहीं चले, और मैं घर में टीवी जनरली देखता रहता था। तो 1-2 बार टीवी में कुछ या तो बैलेंस कम हो गया या टीवी में कुछ प्रॉब्लम आई, तो स्क्रीन पे डिश का जो आईडी आता है वो आया। आप जैसे टाटा स्काई या एयरटेल या कुछ आप लगाते हैं, उस घर में इसने बताया कि एयरटेल का वो था कनेक्शन। तो एयरटेल के शायद कुछ या तो प्रॉब्लम थी या फिर पैसे जमा नहीं थे, अकाउंट खाली हो रहा होगा। तो जो 10 डिजिट का आपका अकाउंट, वो अकाउंट नंबर नहीं, वो तो 16 का होता है, जो 10 डिजिट का बाकी आपका रिसीवर या कुछ नंबर होता है, वो बीच स्क्रीन पे कई बार आप टीवी पे देखते होंगे घर में आता है। तो उसने कहा कि वो आता था, तो कई बार आता था। तो इसने इस नंबर को इतनी बार देखा कि उसे याद हो गया, और बाकायदा एक तरह से उसने याद रखा भी उसको। बट बताते हुए ये चीज़ें बोल रहा तो उसे लग रहा था कि इस नंबर से क्या फ़ायदा होगा। वो डिश टीवी का जो उस घर में देखता था, वो एयरटेल का, उसका नंबर उसको याद था, 10 डिजिट। उसने पुलिस को बताया कि मैं जिस घर में था, जो टीवी देखता था, उसमें ये एक नंबर आता था। ये इतना काम कर गया कि पुलिस ने इस डिश टीवी के कनेक्शन के नंबर के ज़रिए पता किया कि ये कहाँ का है। तो पता चला कि ये बिहार के छपरा का है, और छपरा में फिर कहाँ का है, तो फिर उस केबल और बाकी इनके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सब के थ्रू पता करते 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 आखिर पुलिस एक घर को पहचानती है, उस घर में जाती है। ये जो डिश आईडी का नंबर था वो उस घर के में लगे हुए टीवी का था।
उसके बाद उस घर में पता चला कौन रहता है, तो पता चला कि इस घर में अभी हाल में शादी हुई है। जो मेन था रंजीत सिंह, जिसकी शादी हुई थी, जिसकी बीवी जब आने वाली थी उससे पहले उसने अपना कमरा पेंट करवाया था। रंजीत सिंह, उसके भाई, इन सबको फिर जो घर में थे इन सबको पुलिस गिरफ्तार करती उठाती है। मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था। इसके बाद पता चलता है कि इनके फादर कौन है, तो पता चला कि नागमणि फादर का नाम है, जो झारखंड में सब इंस्पेक्टर। अब ये एक अजीब कनेक्शन। फिर उसको उठाया गया। इन सबको उठाने के बाद पता चला कि इस पूरी किडनैपिंग में यही फैमिली शामिल थी और इनका एक अपना गैंग था, और इन सारे गैंग ने मिलकर इनको मुखबिरी की थी दूसरे लोगों ने, जो इनका पूरा चेन होता है, और इन लोगों ने इस किडनैपिंग की प्लानिंग की। और करीब करीब टोटल मिलाकर 50 लोग थे जो सुहेल हिंगोरा की किडनैपिंग में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था। हर एक को अलग किरदार दिया गया था। इन्फॉर्मेशन किसी और ने दी, गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर में किसी और ने बुक कराई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए गाड़ी किसी तीसरे ने कराई, सिम कार्ड किसी और ने ख़रीदा, फ़ोन करने के लिए अलग अलग स्टेट में कोई और जाता था, इसकी निगरानी कोई और करता था, पैसे के लिए जो फिरौती की रकम आई कोई और गया, छोड़ने के लिए इसको पटना सेतु पुल में कोई और गया। तो इस तरीके से कुल ऐसे 50 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसके बाद ऑफिशियली कहते हैं कि 9 करोड़ रुपए दिए थे फिरौती के लिए, लेकिन बाद में जो धीरे से खबर आती है वो ये भी है कि शायद 25 करोड़ रुपए दिए गए थे सुहेल हिंगोरा को रिहा करने के एवज में। तो ये जो 50 लोग थे, इसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे फिर पता चला कि वो 9 या 25 करोड़ इन तमाम लोगों में बांटे गए, सबके अकाउंट में जमा किए गए, फिर उन सबके अकाउंट सील किए गए। फिर ये भी पता चला कि एक इसमें से ऐसा बंदा था जिसने इस फिरौती की रकम का जो हिस्सा मिला उसको वो दिल्ली आया बाकायदा कैश लेकर, और उसने पजेरो गाड़ी खरीदी नहीं, और वो गाड़ी यहाँ से वो आया फ्लाइट से, उसका गाड़ी खरीदी और फिर उसको चलाकर बाई रोड वो वापस बिहार पहुँचा। तो ऐसे तमाम लोग, ये फिर गाड़ी जब्त हुई जो अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट में, किसी के हिस्से में 50 लाख, किसी के हिस्से में उससे ज़्यादा, किसी के हिस्से में काम के हिसाब से। तो ये 50 लोगों में 9 या 25 करोड़ रुपए बटे थे। एक एक कर बाद में पुलिस ने उन अकाउंट को पकड़ा, उन पैसों को बरामद किया, लेकिन ज़्यादातर पैसे तो फिर इधर उधर हो गए थे। दूसरा, ऑफिशियली ये भी नहीं पता रिकॉर्ड पे कि वो 9 करोड़ था कि 25 करोड़ था। लेकिन ये है कि ये वो किडनैपिंग की कहानी थी जिसमें किडनैप होने के बाद सब कुछ हो गया, और आखिर में सिर्फ उस जो किडनैप हुआ था उसकी एक चीज़ पर उसके बाद पता चलता है कि किडनैपर कौन था, कहाँ था, और एक जो डिस्क का नंबर था उस नंबर से ये पूरा केस क्रैक होता है, और उसके बाद ये सारे पकड़े जाते हैं। तो ये थी कहानी जिसमें दमन से लेके सूरत, सूरत से लेके यूपी, यूपी से लेके उड़ीसा, और ये जो सारे स्टेट का अलग अलग ये करते थे, ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने। उन्हें मालूम था कि ये कारोबारी की इतने बड़े कारोबारी का किडनैप किया है, और चूंकि उसके गायब होने के बाद ही पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी, तो उन्हें यह भी पता था कि सूरत और दमन इन सब जगह पर मीडिया में खबरें छप रही हैं, तो पुलिस को घर वाले ना बताएं ये वो मानने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पुलिस को मालूम है, ये भी पता है कि पुलिस फ़ोन को सर्विलांस पे है, वो सारी चीज़ें बातें सुन रही है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम करेंगे कि पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी। यही वजह है कि अगर एक दिन कॉल यूपी से किया जाता था तो दूसरे दिन बिहार से, तीसरे दिन उड़ीसा से, तो चौथे दिन राजस्थान से, पाँचवें दिन गुजरात से, तो फिर छठे दिन कहीं और से, ये उलझाने के लिए उन्होंने। तो एक किडनैपिंग का केस, और पुलिस भी जो है उलझ रही थी, वो हर स्टेट का लेकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन आखिर में निकलता यही है कि उसको बिहार के छपरा में रखा गया था। एक सब इंस्पेक्टर के बेटे थे, वो सारे जो जिन्होंने मिलकर प्लानिंग की, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ उस वक्त भाग गए थे, लेकिन किस्तों में धीरे धीरे करके सब गिरफ्तार होते गए। तो ये थी कहानी सूरत के अरबपति कारोबारी हनीफ हिंगोरा के बेटे सुहेल हिंगोरा की किडनैपिंग की। अब दीपक यहाँ पे मौजूद है। दीपक साहब शुरू हो जाइए। सर, वीके राजपूत, आदित्य त्रिपाठी और भुवन नेगी सर कह रहे हैं कि सर 300 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अरे बिल्कुल, हाँ, मुझे याद नहीं था। थैंक यू वेरी मच पूरी क्राइम तक की फैमिली। और ये मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि आज सच में 300वीं जो है कड़ी है, या कहे कि 300 एपिसोड, कहानी का 300, मतलब 300 दिन मैं आप लोगों को कहानी सुना चुका। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। 65 दिन और जोड़ दे तो 1 साल पूरा हो जाता है, लेकिन बीच में संडे है, कई बार मैंने गोली भी दी है। हाँ, तो लेकिन चलता है, पार्ट है, फैमिली में एक साथ ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन हाँ, 300 हो गया, ये मुझे उम्मीद नहीं है कि इतनी सारी कहानियाँ मैं आपको सुना चुका हूँ। लेकिन खैर, ये एक शुरुआत है। मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को इसी तरीके से कहानी सुनाता रहूँ, जब तक आप लोग मुझे झेलें या सुनते रहें, तब तक। जैसे आप बोर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फ़ौरन बंद कर दूंगा। सर, भुवन नेगी ने एक और क्वेश्चन जोड़ा है। उन्होंने कह रहे हैं कि सर उत्तराखंड के कोने में है और हिंदुस्तान के सबसे कोने में बैठे हैं, तो कभी आप उत्तराखंड की कोई स्टोरी सुना दीजिए, उनके दिल को छू जाएगी। भुवन नेगी जी, मैं बिल्कुल
आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे और जल्दी मैं उत्तराखंड की आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं कई बार कह चुका हूँ उत्तराखंड से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है, तो इसलिए आप जब कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता खुद ही सुना देनी चाहिए, बट जल्दी मैं सुनाता हूँ। सर एक PB07 ब्लॉग ये कह रहे हैं कि सब आपके नंबर 1 फैन हैं और एक बार उनका नाम ले लीजिए। नाम है रमनदीप सिंह, छत्तीसगढ़ से। रमनदीप सिंह जी छत्तीसगढ़ से नमस्कार, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। सर मालिनी ट्रैवल बस सर्विस ये कह रही सर पोखरण परमाणु एक्सपेरिमेंट के ऊपर कहानी बताइए। मालनी ट्रैवल बस, पहले भी मैंने कहा था कि आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हम लोग कहीं बस हायर करेंगे तो जाएंगे। नहीं, मैं पोखरण असल में मुझे जाना भी, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है उसके ऊपर, ये जो पूरा वहाँ पे हुआ था, तो मैं कोशिश करूँगा उससे पहले ही आपको उसकी कहानी ज़रूर सुनाऊँ। सर एक कहानी किशनगंज ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर कहानी सुनानी, जिसके अंदर कहा जाता है कि पूरी पटरी भूतिया बन चुकी थी। ये सवाल है शाश्वत झा। अच्छा, किशनगंज की ऐसी कोई मतलब मेरी अभी तक जानकारी में नहीं है, आपने कहा है झा साहब, तो मैं उसको चेक करता हूँ और ज़रूर सुनाता हूँ फिर। ऐसी कौन सी पटरी है जो भूतिया हो गई? सर रजत केसरवानी जी कह रहे हैं कि सर बोफर्स की कहानी सुनना चाहते हैं। बोफर्स घोटाला सच में था कि नहीं था? केसवानी साहब, मैं चलिए आपको, नहीं बोफोर्स घोटाला तो था, इसमें कोई शक ही नहीं है, बट मैं आपको पूरी बोफोर्स की जो कहानी है वो सुनाता हूँ। सर सचिन गुप्ता कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, सर प्लीज शूट आउट एंड लोखंडवाला की स्टोरी सुननी है। मैं हर रोज मैसेज करता हूँ लेकिन आप मैसेज एक्सेप्ट कीजिए। कौन है? सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता साहब, मुझे पता नहीं, हमने लोखंडवाला शूट आउट की कहानी नहीं सुनाई है। अच्छा, शायद मुझे लगा कि सुना चुका हूँ, चलिए मैं सुनाता हूँ। सर कई लोग कह रहे हैं कि आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है। ये सवाल है मिश्रा रॉक प्रियंका की बंदूक और लाश निकली है। कौन लोग हैं? सर मिश्रा हैं, मिश्रा जी। अस्को स्कूल में सर आईडी। अच्छा, मैं नहीं, हाँ ये मुझे भी लग रहा है। असल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ हूँ तो कई सारे लोग होते हैं जो बैठ के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ऐसे करें कुछ वैसे करें। तो कभी आपके पीछे का वो क्या होना चाहिए, बैकड्रॉप क्या होना चाहिए, आप न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं अलग अलग जो वो क्रोमा बनता है, मोन्टाज होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ऐसा है। तो अगर कैमरा कभी घुमाएंगे तो आपको दिखाएंगे द न्यूज़ तक लिखा हुआ है, एक तरफ MP तक होता है, आज तक होता है। तो ये एक बनाया गया हॉरर टाइप का, ये क्राइम तक के लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको हो। हालांकि मेरा मानना है इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, सादगी और सिंपल में सब कुछ हो जानी चाहिए, जो असली काम है वो होना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहता है। सर पेपर आर्ट और सर ये सूरत से है, पायल नाम है इनका। ये कह रही है सर सोहेल की किडनैपिंग के बारे में कैसे पता लगा जबकि वो इतने रिच क्लास से थे? पायल जी, सोहेल की किडनैपिंग के बारे में कैसे पता चला जबकि रिच क्लास से थे, मतलब आपका आधा सा सवाल थोड़ा सा या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो समझा उसका जवाब देता हूँ। वो ये है कि लोग जो किडनैपिंग इंडस्ट्री में होते हैं आमतौर पे, ये मैंने पहले भी कई बार बताया, किडनैपिंग इंडस्ट्री में भी एक तरह से पेशेवर लोग होते हैं, उनका काम अलग अलग फेस में होता है। सबसे पहला काम ये होता है कि लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, कौन है जो उनका शिकार हो सकता है, कौन है जिनके पास पैसे हो सकते हैं, कौन है जिनके पास पैसे लिक्विड कैश में हो सकते हैं, मतलब बैंक में तो पड़ा हुआ लेकिन उसके घर पे भी होना चाहिए, कौन है जिसके घर में बहुत सारे ऐसे जेवर और ये हों जो आसानी से वो दे सके, और कौन है जिसको आसानी से उठा सकें, जिसके आसपास सिक्योरिटी ज़्यादा ना हो। तो ये सारा रिसर्च करते हैं, इसके लिए बाकायदा रैकी करते हैं, इसमें कई बार महीनों महीनों लग जाते हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाला एक दूसरी टीम होती है, एक दूसरी पार्टी होती है, वो उसको देती है जिसको एक्चुअल में उठाना है। फिर एक तीसरी टीम होती है जिसको उठाने के बाद वो सुपुर्द कर देते हैं उसके हवाले, वो फिर ले जाके कहीं और रखता है। फिर एक चौथी टीम होती है जिसके वो आकर रैंसम के लिए डील करता है। तो एक चेन होता है इनका। तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शहर में या वहाँ पे कौन कितना अमीर है, कौन रईस है, किसके आसपास में क्या सिक्योरिटी होती है, कितने पैसे हैं, तो मुश्किल काम नहीं है, और यही किडनैपर जो है वो करते हैं। सर अविनाश जी कह रहे हैं